ओंकार के साथ कक्षा आरंभ करेंगे। हो मयूर जी, आपका मैसेज देखा तो था, फिर बाद में ध्यान से उतर गया। कुछ वीडियोस अभी अपलोड करना अच्छा, नहीं ठीक बाकी है। जी। या अभी मैंने 3 वीडियोस हाँ, अपलोड मतलब की सभी है हुए हैं ना? जी। मतलब अब तक के जो हुए हैं वो सब हो गए हैं या नहीं कोई नहीं, बाकी हो है? गए नहीं, बाकी है। अभी अभी मैंने 3 वीडियो अपलोड की थी, 2 और बाकी है। आज का ये तीसरा होगा, तो ये अच्छा अच्छा कक्षा के बाद या कल सुबह में वो कर लूंगा। अच्छा, यानी अब तक 25 तो ऑलरेडी है और 3 और, यानी और एक 3 दो आज समझो, कर मतलब दिया है, 28 2 और या 30 बाकी तक है। हुए होंगे। हाँ, 28 तक अपलोड हो चुके हैं, अच्छा अच्छा, 2 ठीक। और बाकी है। आज का 31वां है। ओके ओके ओके, यानी 30वां हो जाएगा आज का, बरोबर, जी ठीक हाँ। है। नहीं, 30 हो चुके हैं, आज 31वां है। अभी जो कर रहे हैं ना, ये 31वां है। अच्छा अच्छा, कक्षा 31, ठीक है। जी हाँ। इसमें शासनाधिकार चल रहा था, जो कि 10वां अध्याय है, अध्यक्ष प्रचर के अंदर। इसमें 41 तक हो चुके थे। इसमें 8 प्रकार के शासन की बात थी, जिसमें पहला हो गया था, जिसको प्रज्ञापन कहते हैं, वो हो गया था। अब 42वां सूत्र, ये आज्ञा, दूसरे प्रकार का जो शासन है वो आज्ञा है। भर्तुराज्ञा भवेद् यत्र निग्रहानुग्रहो प्रति विशेषेण तु भृत्येषु तदाज्ञा लेख लक्षणम। जो दूसरे प्रकार का लेख, आज्ञा नाम का जो लेख है, उसका लक्षण बता रहे हैं। जो स्वामी की आज्ञा, और 2 प्रकार का निग्रह और अनुग्रह, यानी उनको नियंत्रित करना, यानी उनको किसी चीज से रोकना, ये मत करो, अथवा अनुग्रह, किसी चीज की अनुमति देना कि ये करो। इस प्रकार की आज्ञा है। और ये आज्ञा जो है, विशेष रूप से भृत्यों के प्रति होता है। जो अपने नीचे अधिकारी है, जो भृत्य है, जिनको आज्ञा करने का अधिकार होता है, उनके लिए ये आज्ञा नामक लेख का प्रयोग होता है। तो एक प्रकार से सीधा सा आदेश है, जो ऑर्डर अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑर्डर आया है, हाई कमांड से ऑर्डर आया है, तो ये है। अब तीसरा है परिधान। यथार्ह गुण संयुक्ता पूजा यत्रोपलक्ष्यते अप्याधो परिधानेव भवतस्तावुपग्रहौ। एक मिनट। तो किसी के अपने गुणों के अनुसार उस गुणों के कथन करते हुए सत्कार लक्षित किया जाता है। यानी जिस लेख में किसी व्यक्ति के गुणों का कथन करते हुए सम्मान किया जाता है कि तुम इतने अच्छे हो, ऐसे विद्वान हो, फलाना हो, ये हो, तो ये 2 स्थितियों में, एक तो आधी और एक दूसरा परिधान, यानी कोई विपत्ति आया है, कोई कष्ट आया है, ऐसी स्थिति में कि तुम तो इतना विद्वान हो, ऐसी स्थिति में संभल के रहो, तुम्हारे अंदर संभलने की शक्ति है, ऐसा जो सांत्वना देना कुछ कष्ट काल में, उनकी योग्यता को जताते हुए। अथवा उनकी योग्यता के अनुसार राजा उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर रहे हैं कि तुम इतने योग्य है, इससे तुम्हारे लिए हम ये व्यवस्था विशेष कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जहां कथन है,
वो परिधान कहा जाता है। तो ये दो स्थितियों में होगा, या तो विपत्त काल किसी को आया है तो उस समय उनका कथन करके कि तुम इतना योग्य हो, ये विपत्त काल तुम्हारे सामने आया है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम चिंता मत करो। या फिर विपत्त काल ना होने पर भी तुम योग्य हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, उनको तुष्ट करने के लिए। तो ये तीसरा प्रकार का लेख है, परिधान। और चौथा है परिहार। जातेर्विशेषेषु पुरेषु चैव ग्रामेषु देशेषु च तेषु तेषु अनुग्रहो यो नृपतेर्निदेशात् तज्ञः परिहार इति व्यवस्येत्। ये परिहार जो है अलग अलग स्थितियों में होता है। कुछ विशेष जाति यानी कुछ विशेष वर्ग, ये चारों वर्ण है, चारों वर्णों के अतिरिक्त इसके अंदर उपविभाग है। तो किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ विशेष कुछ करना, अथवा किसी नगर के लिए कुछ करना, किसी गांव के लिए, अथवा किसी देश। देश जो है, संस्कृत में देश शब्द कोई भी स्थान है। जैसे आज हम देश कहते हैं, जैसे भारत पूरा देश है, ऐसे भाव संस्कृत भाषा में नहीं है। संस्कृत भाषा में देश का मतलब कोई एक प्रांत, कोई एक इलाका, यानी कोई शहर है, गांव है, या कुछ इलाका है। उसके लिए राजा कुछ विशेष अनुग्रह करता है कि तुम्हारे इन गांवों में कर का छूट है, तुम्हारा वहां बाढ़ आया है या सूखा आया है, कर का छूट है, या तुमने बहुत अच्छा किया है तो तुम्हारे यहाँ रास्ता बनवा रहे हैं, या जो भी कुछ उसके लिए विशेष कुछ अपना लाभ देना, ये जो दिया जाता है। और उस संबंधी जो लेख है कि इन गांवों के लिए या इन शहरों में या इन लोगों के लिए हम ऐसा कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसको परिहार कहते हैं। अब आगे है निसृष्टि। निसृष्टि निसृष्टि स्थापना कार्य करणे वचने तथा एषा वाचिक लेख स्यात् भवे नैसृष्टिकोऽपि वा। इसकी संस्कृत में जो कथन है उससे बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है, क्योंकि निसृष्टि शब्द सामान्य रूप से एक नया शब्द है, उसको संस्कृत में खोजा नहीं है, पर व्याख्याकार खोल रहे हैं। निसृष्टि का सीधा सीधा मतलब है कि राजा या बड़ा अधिकारी किसी व्यक्ति को प्रमाणित करना कि ये जो कर रहे हैं समझ लो मैं कह रहा हूं, यानी किसी व्यक्ति को अपने समान प्रमाणित करना कि ये जो कुछ कह रहे हैं समझ लो मैं कर रहा हूं, इस प्रकार से। और वो दो प्रकार का है, यानी वचन से भी कर्म से भी। ये फलाना व्यक्ति को मैंने नियुक्त किया है, या मेरा फलाना इस प्रकार के बहुत विश्वस्त व्यक्ति है, ये जो कुछ कहेगा समझ लो मैंने कहा, यानी उसको मेरे वचन मान सकते हो, ऐसा कहकर लेख लिखा है, तो वो निसृष्टि है। और एक प्रकार है वाचनिक। दूसरा है कि ये फलाना व्यक्ति मेरा आप्त है, मेरा विश्वस्त है, ये जो कुछ करेगा तो समझ लेना मैंने ही किया है। तो पहले तो करने कहने का, दूसरा करने का। तो ये दो प्रकार का जो लेख है इसको निसृष्टि कहते हैं। निसृष्टि का सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपने तरफ से अधिकृत करना कि ये जो कहेगा करेगा, वो समझ लेना मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं। तो इस प्रकार का लेख निसृष्टि कहते हैं।
अब इससे आगे है, निशिष्टि हो गया, प्रावृत्तिक आगे पांचवा। विविधां दैव संयुक्तां तत्वजां चैव मानुषीं विविधां तां व्यवस्यन्ति प्रवृत्तिं शासनं प्रति। दो प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो दैव और एक मानुष, यानी कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, और दूसरा मानुष यानी कोई आतंकवादी आ गया, कोई चोर आ गया, और ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं। अरे दैव जो है ना, सुवृष्टि, बहुत अच्छी बारिश हुई, दोनों प्रकार के, और दूसरा बाढ़ आ गया, यानी शुभ और अशुभ। और मानुष भी, कोई चोर आ गया, आतंकवादी आ गया, ये तो है तो अशुभ। कोई विद्वान आया है, कोई सन्यासी आया है, उपदेश दिया है, कोई फलाना उस इलाका के लिए बहुत लाभ प्राप्त कराया है, ये शुभ। तो दैव और मानुषी, शुभ और अशुभ जो घटनाक्रम है, उसको जैसा हुआ वैसा कथन करना, ठीक ठीक जानकारी की दृष्टि से। यानी किसी स्थान पर कुछ ऐसा घटना घट गई, और अपने ऊपर या और किसी अपने साथ ही किसी न किसी को वो सूचना देना कि यहाँ ऐसा हुआ है, और वो यथार्थ हो, जैसा हुआ वैसे, बड़ा चढ़ा के नहीं, या हीन कथन भी नहीं। तो इस प्रकार जो होगा वो प्रवृत्ति कहा जाता है। तो ये 6 हो गए। कितने हुए? प्रज्ञापन, आज्ञा, परिधान, परिहार, निशिष्टि 5, प्रवृत्ति 6, प्रतिलेख और सर्वत्र। ठीक है। अब 7वां है प्रतिलेख। दृष्ट्वा लेखम यथा तत्वम ततः प्रत्यनुभाष्य च प्रतिलेखो भवेत् कार्यो यथा राजवचस्तथा। यानी मान लो किसी से कोई लेख प्राप्त हुआ है राजा को। अब राजा ने जो शासनाधिकारी है उनको कहा कि उसका उत्तर लिखो। तो उत्तर लिखना है तो पहले लिखने वाला उस लेख को स्वयं पूरा पढ़े, स्वयं पढ़े, फिर राजा के सामने पढ़ के सुनावे, और उसके बाद राजा जैसा उसके लिए उत्तर कहे वैसे उसका उत्तर लिखना है। यानी उत्तर लिखने से पहले जिस लेख का उत्तर लिख रहे हैं उसको पहले स्वयं पढ़े और राजा के सामने भी पढ़ के सुनावे, ताकि राजा को भी स्पष्ट हो कि विषय है। क्योंकि राजा अपने कार्यों में कई बार इतना व्यस्त होता है कि वो लेख आया था, कभी पढ़ लिया, अब बुलाया, अब उत्तर लिखने के लिए कहा, तो हो सकता है लेख में कुछ अंश भूल गया हो। इसलिए राजा उत्तर लिखने के लिए कहे तो एक बार राजा को सुनाना भी होगा, स्वयं भी पढ़े समझे, राजा को सुनावे, फिर राजा उत्तर बताएगा, देखे समझे कि सटीक उत्तर है या नहीं, नहीं तो कुछ प्रश्नोत्तर हो तो करे, फिर उसको लेख बना के भेजे। ये है प्रतिलेख। अब अंतिम है सर्वत्र। यत्रेश्वराश्चाधिकृताश्च राजा पक्षोपकारो पथिकार्थमाह सर्वत्र गो नाम भवेत् समार्गे देशे च सर्वत्र च वेदितव्यः। जहां राजा जो है अपने विभिन्न अधिकारियों के पास कुछ लेख लिखता है, कुछ लोगों के लाभ आदि के लिए, विशेषकर जो मार्ग में चलने वाले, पथिक कहते हैं मार्ग में चलने वाले, उनकी रक्षा, उनके उपकार आदि के लिए कुछ व्यवस्था बनाना, कुछ विशेष निर्देश देना। विशेषकर जो अधिकारी हैं, जो
नगर है अथवा जनपद के अंत में दुर्ग होते हैं, अंतपाल दुर्ग, तो जो द्वार की रक्षा करते हैं उन अधिकारियों को, अथवा जो सारी व्यवस्था देख रेख करते हैं आर्थिक दृष्टि से, जो क्या बोलते हैं उनको, समाहर्ता इत्यादि, या प्रशासता है जो क्या कंटक शोधन के अधिकारी होगा। तो इन सबको जो लेख लिखा जाता है कि ऐसे ऐसे पथिक या जो कोई रास्ता में जाने वाले हैं उनके लिए ये विशेष व्यवस्था बनाया जाए, जो ये लेख है तो ये देश में सभी अधिकारियों के पास जाता है। इस कारण से उसको सर्वत्र कहा है, सर्वत्र जाने वाला, यानी विशेष आदेश है जो विशेष व्यवस्था के लिए सब अधिकारियों को भेजा जाता है। तो ये 8 प्रकार के लेख हैं, 8 प्रकार के शासन। तो इस प्रकार शासन की जो मुख्य बात है लेखन संबंधी और उनकी व्यवस्थाएं ये बताया है। तो लिखना जो है वैसे तो मोटा मोटा यही लगता है कि ऊपर वाला जो बताएगा वही लिखना है, तो इतना मात्र नहीं है। लिखने की अपनी व्यवस्थाएं है, अपना प्रयोजन है और उसकी एक शैली है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही लिखना होगा। वैसे वैसे यानी उन बातों को छोड़कर लिखने से फिर जो है ना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे वो सारी व्यवस्था बताया है। अब आगे 4 उपाय बता रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल एक अलग विषय है पर लेख के साथ इनका संबंध है, इस कारण से प्रसंगवश यहाँ बताया है। बाकी ये रणनीति के विषय है पर प्रसंगवश यहाँ बता दिया। उपायाः सामोपप्रदान भेद दंडाः, ये 4 उपाय लोक में बहुत प्रसिद्ध है। साम उपप्रदान, वैसे दान कहते हैं हम लोग में, यहाँ उपप्रदान शब्द बोला है। भेद और दंड, श्लोक में सामान्य रूप से साम दान दंड भेद ऐसा क्रम लोग बोलते हैं, जो क्रम वो गलत है। साम दान भेद और दंड यही क्रम सही है। तो ये 4 प्रकार के उपाय है किसी कार्य के सिद्ध करने के लिए, किसी के द्वारा काम निकालना हो, ये 4 प्रकार के उपाय हैं। और उनमें से सबसे पहले साम, और वो 5 प्रकार का है। वो बता रहे तत्र साम पंचविधम गुण संकीर्तनम संबंधोपाख्यानम परस्परोपकार संदर्शनम आयति प्रदर्शनम आत्मोपनिधानम इति, ये 5 प्रकार। एक तो संबंधोपाख्यान है, दूसरा नहीं पहले गुण संकीर्तन है, दूसरा संबंधोपाख्यान है, तीसरा परस्परोपकार संदर्शन है, चौथा आयति प्रदर्शन है और 5वां आत्मोपनिधान। अब इनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले गुण संकीर्तन, और इससे पहले समझ रहे साम का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपसे नाराज है या नाराज ना भी हो, उनसे आपको काम लेना है। काम लेना है तो पहले उनको, जो हिंदी में हम कहते हैं बहलाना पुचलाना, वो हल्के शब्द है, तो वो बहलाना पुचलाना जो है ना, ये 5 प्रकार का बताया है। उनको वाणी से अपने अनुकूल बनाना। तो पहला जो है गुण संकीर्तन, तत्र अभिजन शरीर कर्म प्रकृति श्रुत द्रव्यादीनाम गुणागुण ग्रहणम प्रशंसा स्तुति ही गुण संकीर्तनम, यानी किसी व्यक्ति की स्तुति करना, प्रशंसा करना। कैसे? एक तो अभिजन, अरे तुम तो उस परिवार से हो जो इतना प्रसिद्ध और ऐसा ऐसा परिवार है, तुम तो उस परिवार का, उस वंश का सदस्य हो, और तुम खुद इतना योग्य, इतना यानी बलवान और ऐसा सुंदर, ऐसा ऐसा, और तुम इतने अच्छे काम करने वाले हो, इतने सुंदर प्रकृति के हो, इतने शास्त्र पढ़े हुए हो, इतने संपन्न, बहुत पैसे वाले हो,
जो जो उनके गुण है उन गुणों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। और वो प्रशंसा करना किस लिए? उनसे कोई काम सिद्ध करने के लिए। ये चारों उपाय किसी से कुछ काम सिद्ध करने के लिए होते हैं। तो उसमें पहला जो साम है, उसमें पहला प्रकार है उनके गुणों का संकीर्तन करना। दूसरा है संबंधोपाख्यान। ज्ञाति यौन मौख श्रव्य कुल हृदय मित्र संकीर्तनम संबंधोपाख्यानम। यानी दोनों के बीच में जो संबंध है उसको कथन करना हो। कितने प्रकार का? एक ज्ञाति यानी जो पारिवारिक संबंध कह सकते हैं, तुम तो मेरा साला हो, तुम तो मेरा चाचा हो, तुम तो मेरा फलाना हो। जो अपने पारिवारिक संबंध है ना, वो बता के कि हम तो सब परिवार के हैं, हम एक दूसरे के काम आएंगे। इस प्रकार से उनको अपनापन दिखाना। दूसरा यौन यानी वैवाहिक संबंध है। एक तो जाति जो है ना, वैवाहिक और जाति संबंध में अंतर, एक तो अपने ही वंश के अंदर, और दूसरा अपने पत्नी के या पति के वंश के अंदर। दोनों में थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं, तो दोनों बंधु वर्ग के अंदर आते हैं। एक तो अपनों के बीच में, और एक अपने पति या पत्नी के संबंधियों के साथ कि तुम हमसे ऐसे संबंध रखते हो। और तीसरा मौख। मौख का मतलब है कि मुख के द्वारा। मुख के द्वारा का मतलब है कि यह अध्ययन अध्यापन, कि तुम तो मेरे गुरु हो, या तुम तो मेरे शिष्य हो, या तुम तो मेरे दादा गुरु हो, या क्या गुरु भाई हो, फलाना। यानी गुरु शिष्य संबंधों के साथ जुड़े हुए जो संबंध होते हैं, उस संबंध को लेकर। आगे श्रव्य, श्रुवा संबंधित यानी यज्ञ संबंधित, तुम तो मेरे पुरोहित हो, या तुम तो मेरा यजमान हो। इस प्रकार से संबंध बताते हुए। और कुल, कुल का वैसे तो जाति कुल के अंदर होता है, यहां कुल दोबारा कहा है तो दो कुलों के बीच आपस में संबंध। हमारा वंश जो है तुम्हारे वंश के साथ हर समय ऐसा ऐसा व्यवहार किया, हम दोनों एक ही जैसे भाई भाई जैसे हैं। और आगे हृदय, हम दोनों का तो बहुत संबंध रहा है, हमारा आत्मीय संबंध रहा है, यानी और कोई औपचारिक संबंध नहीं है, पर हृदय से जुड़े हुए हो। जैसे धर्म भाई बनाते हैं, धर्म भाई, धर्म बहन, धर्म बेटा, धर्म बेटी, ये बनाया जाता है हृदय से जोड़ के। तो उस प्रकार के संबंध है। अथवा एक मित्र, हम दोनों दोस्त हैं, दोस्ती भी एक संबंध है। इस प्रकार संबंध का कथन करते हुए उस व्यक्ति को अपना बनाना। तो ये सब हम सब करते ही रहे होंगे, किसी से काम निकालना हो तो उसकी एक व्यवस्था बताया जा रहा है। और आगे परस्पर उपकार संदर्शनम। स्वपक्ष परपक्षयोः अन्योन्योपकार संकीर्तनम। यानी दो पक्ष है, एक पक्ष और दूसरा पक्ष, तो उसको याद दिलाना कि भैया हम दोनों एक दूसरे के सहयोग करते आए हैं अभी तक, तो अभी भी हमें आगे निभाना चाहिए। अब मुझे आवश्यकता है तो ये करो, क्योंकि पहले भी मैंने आपको किया था, आपने भी मुझे किया था। हम ऐसा एक दूसरे के साथ सदा तालमेल बिठा के सब सहयोग करते हुए आए हैं। इस प्रकार परस्पर उपकार संदर्शन। अब चौथा है आयति प्रदर्शन। अस्मिन् एवं कृते इदम आवयोः भवति इति आशा जननम आयति प्रदर्शनम। यदि ये काम ऐसा करेंगे तो हम दोनों को ये लाभ होगा, कि ये काम करेंगे तो ये लाभ होगा।
इस प्रकार लाभ दिखाते हुए किसी के अंदर आशा उत्पन्न करना कि ये करेंगे तो लाभ होगा तो कर ले, ऐसा उसका मन बन जाए। तो उस प्रकार कथन करना ये आयति प्रदर्शनम, यानी आने वाले लाभ दिखाना। और पांचवा है आत्मोपनिधानम। यो हम स भवान यन मम द्रव्यम तद भवता स्वकृत्येषु प्रयोज्यम इति आत्मोपनिधानमिति। अब अंतिम है पूरी तरह समर्पित कर देना, भैया जो मैं हूं वो तुम हो, जो मेरा है वो तुम्हारा ही है, तुम जहां उपयोग करना है कर दो, पर मेरे से नाराज मत होना, मेरा फलाना काम करना वो साथ में जुड़ा रहेगा। तो किसी के साथ काम आने पर उनको अपना पूरा समर्पित करने की बात कहना। तो ये सारा साम के अंतर्गत आता है, यानी सांत्वना कह सकते हैं, अथवा अपना अनुकूल बनाने के लिए मीठा मीठा बोलकर उनको प्रभावित करने का प्रयास। तो सबसे पहला उपाय यही होना चाहिए, किसी से कोई काम लेना हो या कोई आपसे नाराज है उनको वापस अपना बनाना हो तो सबसे पहले साम का प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरा उपाय है जो है उपप्रदान का है, या सामान्य रूप से दान कह सकते हैं। उपप्रदानम अर्थोपकारः। उपप्रदान जो है अर्थ के द्वारा उपकार करना। पहले वाला साम जो है ना, ये केवल बातें हैं, उनमें कोई देना देना नहीं होता है, केवल उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए मीठा मीठा बोलकर प्रसन्न करने की कोशिश करना, उनके अंदर कुछ सम्मान का भाव उत्पन्न हो, उनको लगे कि मैं उनको सम्मान दे रहा हूं, ऐसा भाव उत्पन्न हो, तो ये है साम। और दूसरा यानी वो सभी में काम नहीं करेगा, सूखी बातों से सब अनुकूल नहीं हो पाएंगे। तो इससे दूसरा उपाय है कि उनको वास्तव में कुछ अर्थ का लाभ देना, काम निकालना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। तो वो क्या देना चाहिए, वो व्यक्ति और अपने कार्य, इन परिस्थितियां, इन सब पर आश्रित होगा, या आपको स्वयं को समझना है, इसको और खोजा नहीं है। अर्थ के द्वारा किसी को कुछ उपकार करना, ये है उपप्रदान। अब तीसरा है भेद। उसमें दो प्रकार है, शंका जननम निर्भर्त्सनम च भेदः। एक तो शंका उत्पन्न करना, यानी जो उनके सहयोगी है, यानी किसी व्यक्ति से काम लेना है या किसी को अपना बनाना है, पर वो मान नहीं रहा क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनका कुछ अपना बल है जिस कारण से वो हमारे अनुकूल नहीं बन रहे हैं। तो पहले उस बल को काटना पड़ेगा, तो जो उसका बल है उसके अंदर शंका उत्पन्न करे, शंका ऐसा उत्पन्न करे कि अब उस पर वो आश्रित न रह सके, उनको लगे कि अरे ये मेरे काम का नहीं है, फिर अकेलापन उसको महसूस हो, कमजोरी महसूस हो, तब जाके वो मान सकता है। और दूसरा, उनको डांटना अच्छे से कि उसका आत्मबल टूटे, यदि कमजोर हो तो ये हो सकता है। क्या समझ रहे तुम अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो, ये है वो है, जो उस प्रकार उसका अपना मनोबल तोड़ना डांट के। तो ये है भेद। भेद का मतलब है कि उसका जो बल है उसको तोड़ना, ताकि वो कमजोर हो, तभी आपके अनुकूल होगा, आपकी बात मानेगा। तो ये बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को कर सकते हैं। कई बार छोटे अधिकारी विपरीत हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं ना अपना औकात में लाना। तो ये है निर्भत्सन। और अंतिम है दंड। जब तीनों प्रकार से काम नहीं निकल रहा है तो अब अंतिम है दंड। और दंड अनेक प्रकार का,
पहले ही वध के रे वध परिक्रियेषु अर्थहरणम दंड इति। एक तो वध मारना, जब बात बनी रहे तो मारो, अथवा उनको कष्ट दो, अथवा उनका जो अर्थ है उसका हरण करो, उनकी सारी संपत्ति हर देवे। राजा कर सकता है ये काम, तो ये दंड है। तो ये 4 उपाय हैं जहां जो उपयुक्त है उसका करना चाहिए। सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि साम का प्रयोग हो। उससे काम नहीं चल रहा तो दान, दान से भी काम नहीं चल रहा तो भेद, तीनों से काम नहीं चल रहा तब जाके दंड। तो लेख बनाते समय इनका भी उपयोग प्रयोग होता है, इस कारण से इस प्रकरण में बताया है। अथवा हो सकता है कि आगे किसी प्रकरण से, किसी कारण से, यानी समय समय पर जो लेखकों की गलती है ना, गलती से एक पन्ना वहां का उठा के किसी ने यहाँ रख दिया तो यहाँ का बन गया, ऐसा भी हो सकता है। पर वैसे देखा जाए तो इस प्रकरण से, यानी शासनाधिकार का ये उपायों से सीधा कोई संबंध नहीं है। कुछ तो गड़बड़ लगता है यहाँ क्रम को लेकर। पर कुल मिला के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है चारों उपाय। तो आगे लेख के अंदर दोष बताए जा रहे हैं, किस किस प्रकार दोष लेख लिखते समय होते हैं, ताकि इनको जानने से सही तरीके से लेख लिखे जाए। अकांतिर व्याघात पुनरुक्तम अपशब्द संप्लवयति लेख दोष है। 5 प्रकार के दोष है लेख के अंदर। छूट तो नहीं रहा, एक मिनट। यहाँ एक मिनट, पुस्तक खोलना पड़ेगा। तत्र कालपत्रकम आचारु तत्र कालपत्रकम आचारु विषम विरागाक्षरत्वम अकांति। यानी लिखते समय
पत्र यानी पत्र के ऊपर अपना शाही फैला दिया, काला कर दिया, बीच बीच में शाही की धब्बे आ गए, अथवा बहुत गंदे अक्षर है, जो विषम है, यानी कोई बड़ा है कोई छोटा है, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस प्रकार यानी लेख को देखते ही कहते हैं ना कि ये क्या कचरा लिख दिया, तो उस प्रकार का जो है यह अकांतीय दोष है। लेख बिल्कुल साफ यानी अक्षर बिल्कुल सुंदर व्यवस्थित होनी चाहिए और अक्षरों के अतिरिक्त और कहीं कोई शाही लगनी नहीं चाहिए। आज तो पेन से लिखते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो वो अपनी क्या बोलते हैं और लेखनी अलग से होती थी, डुबो डुबो के लिखते थे, तो उसमें ये संभावना है कि शाही कहीं और इधर उधर लगता रहे, वो नहीं होना चाहिए। तो ये पहला दोष है अकांति। दूसरा है पूर्वेण पश्चिमस्य अनुपपत्ति ही व्याघातः। लेख में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि पहले कुछ लिखा और बाद में उसी का विरोध कर दिया। ये व्याघात कहते हैं, स्वमत व्याघात कहते हैं, या परस्पर व्याघात कहते हैं। जो लिखा है एक दूसरे के अनुकूल होनी चाहिए। पहले आपने लिखा कि आप तो बड़े दयालु हो, फिर बाद में लिखा कि आप तो बड़ा क्रूर हो, इस प्रकार का कथन नहीं होना चाहिए। ध्यान ना रखने पर कई बार ऐसा हो जाता है। वो लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमने पहले क्या लिखा, अब क्या लिख रहे हैं। तो तीसरा दोष है उक्तस्य अविशेषेण द्वितीय उच्चारण पुनरुक्तम, यानी कुछ हमने कह दिया, दोबारा बिना आवश्यकता के दोबारा कह दिया उस बात को। तो कोई प्रकरण है, कोई आवश्यकता है तो दोबारा कह सकते हैं। जैसे अष्टाध्यायी में कई बार बहुलम छंदसी सूत्र आता है, हर जगह उसका अलग अलग प्रयोजन है, तो वो कोई दोष नहीं है। पर बिना प्रयोजन की वही बात दोबारा कहा तो वो दोष हो जाएगा, पुनरुक्त दोष है। तो ये तीसरे प्रकार का दोष है। और आगे लिंग वचन काल कारकाणाम अन्यथा प्रयोग अपशब्द, ये भाषा संबंधी दोष है। पुल्लिंग में होना चाहिए था स्त्रीलिंग में, और एक वचन में होना चाहिए था बहुवचन, या बहुवचन में होना था एक वचन में। वर्तमान काल में होना था भूतकाल में, या भूत में होना था भविष्य काल में। अथवा कारक यानी करण था, तीसरा से का प्रयोग करना चाहिए था, तो अपने संप्रदान के लिए बोल दिया। कारक का भी सही प्रयोग होना चाहिए। यानी भाषा संबंधी जो नियम हैं उन नियमों का बिल्कुल सही पालन होना चाहिए। गलत सलत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तभी जाकर भाव सही सही रूप में दूसरे को समझ में आएगा। इसलिए लिखने वाला संस्कृत भाषा या जिस भाषा में वो लिखे उस भाषा का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ये चौथा दोष है अपशब्द। और अंतिम है संप्लव। अवर्गे वर्गकरणम वर्गे च अवर्ग क्रिया गुण विपर्यासः संप्लवः। ये पंक्चुएशन जो कहते हैं, जहां यानी वाक्यों को आपस में जोड़ना, विभाग करना, कामा फुल स्टॉप इत्यादि का प्रयोग हम करके इन सबको करते हैं। यानी किसी वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं अल्प विराम के द्वारा। ये जो है गलत तरीके से करना, गलत जगह पर कामा लगाया, गलत जगह पर फुल स्टॉप लगाया, जिससे कि पूरा अर्थ जो है अनर्थ हो गया। इसको संप्लव कहते हैं। यानी भाषा तो शब्द तो सही है पर पंक्चुएशन गलत है।
तो वो एक दोष है। तो ये संभव है। और अंत में इस विषय को समेट रहे हैं, सर्वशास्त्रान्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च कौटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिः कृतः। तो आचार्य कौटिल्य स्वयं कह रहे हैं, सभी शास्त्रों का अध्ययन करके और विभिन्न जनपदों में, देशों में प्रयोगों को भी ध्यान में रखते हुए, उनको समझकर, उनको ध्यान में रखते हुए शासन के विधि को राजा के लिए रखा गया है। यानी आचार्य चाणक्य ने शास्त्रों को भी देखा, प्रत्यक्ष प्रयोगों को भी देखा, सबको देखकर राजा के लिए जो उचित है वो एक जगह सब कुछ सार संक्षेप शासन संबंधी विषय रखा है। तो ये है शासनाधिकार। अब इसमें कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आज यही संपन्न करते हैं। ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद जी नमस्ते।